हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र होगा पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त सियासी सूरत हाल बनी है और बिलखुसूस तहरीक अदम एतमाद की। अपोजिशन का ये कहना है कि पहले वफाक में और उसके बाद मरहलावार 3 सूबों में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और पिछले काफ़ी दिनों से नाज़रीन हम देख रहे हैं कि इस मामले पे हुकूमत और अपोजिशन में एक नोक झोंक का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मंडी भाउदीन में एक सियासी जलसे से खिताब किया है और बड़ा एक जारहाना अंदाज अपनाया है, जिसमें उन्होंने अपोजिशन और बिलखसूस नून लीग को मुखातब करते हुए कहा है कि वो जो कुछ करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और साथ में उन्होंने एक धमकी भी दी है कि शरीफ फैमिली बिलखसूस अब जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ मीडिया में जो एक और मामला चल रहा है वो ये है कि आर्मी चीफ की हालिया दिनों में 2 अहम मुलाकातें हुई। एक तो मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और उसके साथ उन्होंने एक गैर मामूली मुलाकात की है सदर पाकिस्तान से। अगरचे सदर पाकिस्तान ने डॉन न्यूज़ के एक इंटरव्यू में इस बात की बड़े खुल के वजाहत कर दी है कि अभी तक नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ना तो कोई मुशावरत की और ना किस हवाले से कोई फ़ैसला हुआ है, लेकिन मीडिया पे इस हवाले से ज़रूर बहस चल रही है कि इस हवाले से क्या होने जा रहा है। पिछले दिनों दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर एजाज अवान साहब ने भी एक टॉक शो में इस बात का दावा किया कि नए आर्मी चीफ की तैनाती 15 नवंबर गोया कि जो मुद्दत मुकम्मल होगी मौजूदा की, उसके बाद 15 नवंबर से नए आर्मी चीफ आएंगे, उससे पहले मुमकिन ही नहीं है। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मदर अब्बास साहब, आप सीनियर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर एजाज अवान साहब। मदर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, तहरीक अदम एतमाद तो लगता है कि अब आने को है, डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आज जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मंडी भाउदीन में जलसे से खिताब करते हुए गुफ्तगू की है, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कोई घबराहट है या उनके अब रवैये में एक एग्रेशन आ गया है? किससे ताबीर करेंगे सर? शुक्रिया शिराजी साहब। देखिए, मैदान में तो वो उतर गए हैं। अब जब मैदान में दोनों टीमें उतर जाएं तो जाहिर है उसकी 2 ही सूरतें होती हैं, या तो मैच बड़ा तगड़ा होता है या फिर ये कि अगर हम सियासी टर्मिनोलॉजी में यूज़ करें तो तसादुम भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट जब मैदान में उतर जाए तो इसका मतलब यह है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है लामोहला पैदा हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आमतौर पे रिस्ट्रेन करती है। अपोजिशन का तो काम होता है कि वो गवर्नमेंट को मुख्तलिफ तरीके से दबाव में लाए। तो लग तो ये रहा है कि गवर्नमेंट दबाव में है। आज अगर इमरान खान साहब की आप तकरीर देखें, उनका लहजा देखें, तो वो बहुत एग्रेसिव हैं और शायद हो सकता है कि आने वाली तकारीर में उनका ये एग्रेशन और भी बढ़े। तो ये तो है कि वो इमरान खान ने जो ये फैसला किया है कि वो अब जलसों से खिताब करेंगे, अवामी राब्तों से। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल बल्दियाती इलेक्शन का पंजाब में ऐलान हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन आगे चल के इन चीज़ों का नोटिस लेगा नहीं लेगा। लेकिन ये कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है, जो अपोजिशन गालबन चाह रही थी कि वो टेम्परेचर हाई रहे, वो गवर्नमेंट ने खुद टेम्परेचर को हाई कर दिया है। और आज वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर से बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने ख़ास तौर पे नून लीग को टारगेट किया, नून लीग को हिट किया, उन्होंने बाकायदा शरीफ को डायरेक्टली हिट किया है। तो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जिससे अगर हम इससे थोड़ा सा हट के देखें तो उससे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो उसमें कोई बहुत बेहतरी नहीं आएगी, क्योंकि इन्वेस्टर एक ऐसी सिचुएशन में जहां गवर्नमेंट भी एग्रेसिव हो, अपोजिशन भी एग्रेसिव हो, वो ज़रूर इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि इसका जब ड्रॉप सीन है वो किस तरह होता है। सही सही सही। मैं शरीक गुफ्तगू करूँगा मेजर जनरल अवान साहब को भी। अवान साहब, इनफैक्ट अगर आपकी स्टेटमेंट को हम देखें सर, अगर आप बड़ी एक तरह से बड़े एतमाद से कह रहे हैं कि शायद 15 नवंबर से पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं हो सकती, लेकिन इस हवाले से गुफ्तगू तो बहरहाल हो रही है। आप ये आर्मी के ट्रेडिशंस को सामने रख के बात कर रहे हैं या लॉ के अंदर इस तरह की प्रोविजन नहीं है
कि वक्त से पहले गोया कि 4 माह 6 माह पहले उससे पहले आर्मी चीफ का तयन हो। सर आप किस बुनियाद पे गुफ्तगू फरमा रहे थे? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए मीडिया को गुफ्तगू करने से तो कोई नहीं रोक सकता, और जिसी तरह जो सोशल मीडिया पे लोग बातें कर रहे हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता। मैंने जो प्रोसीजर है उसकी बात करते हुए कहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है इनकी सर्विस 29 नवंबर 2022 तक ये चीफ हैं और रहेंगे उस वक्त तक। लिहाजा उनसे अगर उनकी रिप्लेसमेंट आनी है तो जो एक प्रोसीजर दिया गया है उसके मुताबिक 5 नाम हैं जो आर्मी चीफ उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएंगे नए चीफ की तैनाती के लिए, और उनमें से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है कि वो जिसको चाहे मुंतखब कर सकते हैं। तो उस प्रोसीजर को देखते हुए नॉर्मली जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होते हैं उन्हें तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं अपनी तमाम कोर्स को और अपने गैरिजन्स को विजिट करके खुदा हाफिज का वो जो अलविदाई दरबार होते हैं, अलविदाई मुलाकातें होती हैं उसके लिए। तो मैंने ये कयास जाहिर किया था कि प्रोसीजर के तौर पे ये नवंबर से पहले ऐसी तकर्रियां नहीं होने जा रही, और मेरा अब भी ये कन्विक्शन है कि नवंबर से पहले इस तरह के कोई ना नाम मांगे जाएंगे, न प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिवन प्रोसीजर्स को वायलेट करके कोई नाम बनाना चाहेंगे या किसी को करना चाहेंगे। तो ऑल इज वेल, और ये अपने प्रोसीजर के मुताबिक नवंबर में ही होगी तकर्री। लेकिन जनरल साहब आपको लगता नहीं है कि बहरहाल इस वक्त ये मामला कहीं ना कहीं गुफ्तगू तो हो रही है, जेर बहस तो है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगरचे ये एक प्रोसीजर है लेकिन कानून तो ऐसा हरगिज नहीं है कि एक कानून है और उसके तहत ही चलना है, तो इस प्रोसीजर को या इस रिवायत को बदला भी तो जा सकता है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स भी हैं कि शायद इस कंफ्यूजन को, इस बहस को खत्म करने के लिए कुछ अर्ली अनाउंसमेंट कर दी जाए? मेरे ख्याल में न इसकी जरूरत है, न ऐसा कभी हुआ है। आपने कभी किसी एक सूबे में 2 आईजी देखे हैं एक वक्त में? आर्मी चीफ कभी भी 2 नहीं हुए, और 6 माह पहले से किसी को नॉमिनेट करना ये मौजूदा इनकम्बेंट को उसकी पावर को अंडरमाइन करने वाली बात होती है। ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है और तारीखी तौर पे कभी ऐसा हुआ नहीं है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं कि वो प्रेजेंट इनकम्बेंट के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करें। मैंने कल प्रोग्राम में रिवायत के मुताबिक बात की थी कि इससे पहले जब जनरल अशफाक परवेज कियानी की हैंडिंग टेकिंग ओवर सेरेमनी हुई थी तो उसके बाद से पाकिस्तान आर्मी में एक रिवायत बनी कि दोनों कमांडर्स एक दूसरे को कमांड केन हैंड ओवर करते हैं। इससे पहले ऐसा भी नहीं होता था, और तमाम जो जीओसीज और कोर कमांडर्स हुआ करते थे जब उनकी भी पोस्टिंग होती है तो पहले जो कोर कमांडर होते हैं वो उस वक्त गैरिजन छोड़ चुके होते हैं नए के आने से पहले। तो ये रिवायत रही है पाकिस्तान आर्मी की। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस मौजू पर हमें नवंबर से पहले बात भी करनी चाहिए। ना ऐसा हुआ है, ना ऐसा होने जा रहा है। ये मेरी एक जाती राय है। मुनासिब पॉइंट टेकन जी। मतलब साहब आपकी तरफ आऊंगा सर। अगेन हम तहरीक एतमाद की बात करते हैं सर, लेकिन अगर देखा जाए तो सेनेट के अंदर तो नंबर्स फेवर कर रहे हैं अपोजिशन को सर। ये जो सारी की सारी तहरीक है ये इमरान खान सेंट्रिक क्यों है? कहीं से गाइडलाइन ऐसी है? अगर नहीं है और अपोजिशन इंडिपेंडेंटली अगर ये सारा एक्ट कर रही है सर, तो पहले तो चाहिए कि सेनेट के अंदर तब्दीली लेके आए, जहाँ पे सादिक संजरानी साहब हुकूमत के नॉमिनेटेड वहाँ पे चेयरमैन बैठे हैं। तो ये अपोजिशन उस तरफ जाने से क्यों एतराज़ कर रही है? बल्कि कल तो एक बिल अगेन पास हो गया जिसमें आपको पता है कि ओगरा को इख्तियार दे दिए गए, अब गैस की कीमतें बढ़ाने के वाले से हुकूमत का अमल दखल खत्म कर दिया गया है। तो ये दोहरा रवैया क्यों है अपोजिशन का? आपको क्या लगता है? गोया कि मैंडेट इतना है कि आपने इस तरफ जाना है उस तरफ नहीं जाना, या लगता है कि नहीं बस खान साहब को ही शिकार करना है, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए? देखिए शिराजी साहब, ये जो अभी एजाज ऐवान साहब बात कर रहे थे, थोड़ी सी अनहोनी होती है पाकिस्तान में। अगर आपको याद हो, बहुत ज्यादा तो नहीं, बाकी बाय एंड लार्ज तो जनरल साहब ठीक कह रहे थे, लेकिन अगर आपको याद हो, जनरल साहब को याद हो कि जनरल राहील शरीफ ने काफी पहले ये कह दिया था कि वो तौसी नहीं लेंगे,
और जब उन्होंने ये कहा वो तौसी नहीं लेंगे, तो उसके बाद वो गैर यकीनी सूरत हाल एकदम नजर आने लगी कि सिचुएशन जो है वो उनको इंडिकेशन हुई या उन्होंने बाय कन्विक्शन ये कहा कि वो नहीं लेंगे। एक चीज जो हमारे यहाँ डिबेट होती है और आज की सिचुएशन में डिबेट हो रही है, वो यही डिबेट हो रही है कि क्या जनरल बाजवा जो है वो मजीद एक्सटेंशन देने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। जो भी है, मैं सही नहीं कह रहा, लेकिन अगर आज फर्ज करें, आज ऐसी कोई इस तरह की कोई इंडिकेशन आती है ऑफिशियली कि जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो वो जो एक सिचुएशन है उसमें एकदम ड्रामेटिक तब्दीली आ सकती है। फिर ये बात बहुत खुलकर सामने आ सकती है कि नाम तो जब ही आएंगे जब आर्मी चीफ की तरफ से 5 नाम आएंगे और उनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर पिक करेंगे, जो भी है वो। लेकिन वो जो दूसरा सिनेरियो है वो क्लियर हो जाएगा कि जी तौसी हो रही है कि तौसी नहीं हो रही। वो एक कंफ्यूजन जो है, उससे बहुत से लोग क्या आसाराई ये कर रहे हैं कि शायद एक्सटेंशन हो जाए, शायद किसी और के नाम वाम की बात हो रही है। तो वो बात कि नया चीफ का अपॉइंटमेंट कब होगा, ये बात तो ठीक है कि ये उसी वक्त होगा कि 15 नवंबर या उससे थोड़ा सा पहले हो सकता है, लेकिन ये दूसरा जो पहलू है ये क्लियर हो जाएगा। अब जहां तक ऑपोजिशन का है, ऑपोजिशन को ये नजर आ रहा है कि महंगाई की वजह से गवर्नमेंट बहुत कमजोर हो रही है, गवर्नमेंट की उन वीकनेसेस से वो फायदा भी उठाना चाहते हैं। उन्हें ये भी नजर आ रहा है कि बल्दियाती इलेक्शंस और बाय इलेक्शंस के बाद उनके अंदर एक नई वो आ गई है। लेकिन जो ऑपोजिशन का कंफ्यूजन है वो क्या है? ऑपोजिशन का कंफ्यूजन ये है कि कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कैरी हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? वहां अभी तक बज़ाहिर या तो बहुत सीक्रेट रखा गया, लेकिन बज़ाहिर इत्तेफाक राय नजर नहीं आ रहा। सही। तो अभी तक आपको लगता है कि कंफ्यूजन बरकरार है वहां पे, लेकिन जनरल साहब जो नुक्ता उठाया है, इनफैक्ट एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल साहब आप तरफ आऊंगा सर। जिस तरह मदर साहब भी कह रहे थे कि राहिल शरीफ साहब ने भी किसी जमाने में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़ा अर्ली अनाउंस कर दिया था कि एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे बल्कि वक्त पे चले जाएंगे। सर इस वक्त भी बहरहाल डिबेट तो हो रही है और ये डिबेट एक अजीब सी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब तो एक प्रेसिडेंट भी सेट हो गई है कि अगर कुछ ऐसा है तो आप इस तरह की क्लैरिटी ला सकते हैं। अगरचे कुछ बाखबर साहब अपने तजिए तबसरों में ये फरमा रहे होते हैं कि ऐसा ही है कि एक्सटेंशन लेने नहीं जा रहे, तो क्या है हर्ज है सर? क्या ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जानी चाहिए? और साथ में थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त जो अपोजिशन की मूव है, आपको लगता है कि अब तमाम फोर्सेस न्यूट्रल हो गई हैं और ये अपोजिशन का अपना इनिशिएटिव है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से डायरेक्शंस मिल रही हैं? देखिए, थैंक यू। पहली बात यह है कि अगर क्यास आराइयों पे और इस मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन के दौर में अगर क्यास आराइयों पे अदारे वजाहतें करने लगें, तो फिर मेरे ख्याल में जो मुक़्तदर तबके हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए या चीफ जस्टिस हो गए या आर्मी चीफ हो गए, ये लोग तो फिर रोज़ शाम को एक वजाहत ही कर रहे होंगे। जो चीज़ें डिफाइंड हैं, सेटल्ड इशूज़ हैं, जिनके ऊपर कवानीन मौजूद हैं, उसके ऊपर मेरे ख्याल में क्यास आराइयों पर किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं होती। अगर कन्फ्यूजन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे नहीं है, आर्मी चीफ में नहीं है, अदलिया में नहीं है, तो फिर जो मुआशरा है इसमें तो अफवाहें, क्या सराइयां, अंदर की खबर, बाहर की खबर, राइट एंड लेफ्ट की खबर, तो जनरल साहब आप भी जानते हैं जनरल साहब के माजी में कई पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर ISPR की जानिब से वजाहतें आई हैं सर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें फिर DG ISPR ही बेहतर हैं जो बात कर सकते हैं या वजाहत तलब, बट आप बताओ एक्सपर्ट। जी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से सर जो मैंने सवाल आपसे कि उस पर आप क्या कहेंगे कि चीज़ें आपको लगता है कि अपोजिशन कैंड पे ये उन्हीं का इनिशिएटिव है, या अगेन कुछ कहा जाता है कि नहीं कहीं से डायरेक्शंस आती हैं तो तब एक मूवमेंट होती है? आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में ये बेईमानी की आसार आई है। अपोजिशन को हक पहुंचता है और वो पिछले 3.5 बरस से यही कोशिश कर रहे हैं। अब भी ये उनका आईनी और कानूनी हक है कि वो अगर अदम एतमाद लाने के लिए मुतहद हो रहे हैं
और वो हुकूमत के इत्तेहादियों को भी मिल रहे हैं और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक सियासी अमल है जो जारी रह सकता है, जारी रहना चाहिए, और हुकूमत को इसका रिस्पांस भी पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर ही देगी। इसके अलावा किसी तीसरे अदारे को मेरे ख्याल में न मदाखलत की न इशारे की ज़रूरत है, न वो ऐसा कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी राय है। सही सही। मदर साहब, इनफैक्ट आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह इत्तेहादी अब थोड़ा सा वो भी लगता है कि पेट्रोल की कीमतें हों या कुछ और हो, अब उनकी तरफ से भी कंसर्न आना शुरू हो गए हैं। अगरचे अगर देखा जाए तो पिछले 3-3.5 बरसों में कोई ज़्यादा सूरत हाल बेहतर नहीं रही। आवाम के लिए तो मुश्किलात बड़ी हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी खामोशी रही है। अब अचानक उन हलकों की जानिब से भी इस तरह की गुफ्तगू होना, आपको लगता है कि कुछ फोर्सेस अब न्यूट्रल हो गई हैं और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और अब मामलात सियासतदान खुद ही तय करेंगे? वैसे तो सियासतदानों को खुद ही तय करने चाहिए मामलात। अगर कोई मुदाखलत करे तो उनको कहना चाहिए मुदाखलत हो रही है, और मतलब सीधी सी बात तो यही है। लेकिन अभी अगेन फिर विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट कि मैंने जब पहले बात की थी तो मैंने यही कहा था ना कि क़यास आराइयों पे तो नहीं हुई थी, क़यास आराइयाँ थी तो ये क्लेरिफिकेशन, ये बात आई थी इस हवाले से, तौसी के हवाले से माजी की एक मिसाल हमारे सामने है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है ये सारी सिचुएशंस। लेकिन महंगाई इतनी इस हद तक बढ़ रही है और आगे भी यही इंडिकेशंस हैं, उससे मुझे नजर आता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में है और इत्तेहादी परेशान है। सही सही। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तमाम दोनों मेहमानों के शुक्रिया के साथ, और हम गुफ्तगू करेंगे औरत मार्च के हवाले से। वफाकी वजीर मजहबी अबूर ने ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें कहा यह गया है कि 8 मार्च को होने वाले औरत मार्च पर पाबंदी लगाई जाए, उसकी जगह पे हया मार्च होना चाहिए। कितना उनका ये कहना दुरुस्त है, इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाजरीन, जिक्र करेंगे मार्च के महीने वाले औरत मार्च का, जिससे मुतालिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, जिसमें कहा यह गया है कि इस मार्च पर पाबंदी आयद की जाए। और वजह यह बताई गई है कि इसमें उठाए गए प्ले कार्ड्स के ऊपर जो नारे दर्ज हैं वो गैर इस्लामी और पाकिस्तान की एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लामी इक़्तिदार और समाजी इक़्तिदार के बिल्कुल मुनाफी हैं। नाज़रीन, इस मामले पे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने और एक्टिविस्ट ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, और सेनेटर शहरी रहमान साहबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने इस ख़त को ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक इंतहाई गलत इक़दाम और एक गलत मिसाल के मुतरातिफ करार दिए और कहा यह है कि दुनिया में इस हवाले से पाकिस्तान से मुतल्लिक बड़ा ही गलत पैगाम जाएगा। नाज़रीन, देखा यह गया है कि पहला मौका नहीं है। हर साल जब इस तरह का मार्च का एहतमाम किया जाता है तो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस पर पाबंदी का मुतालबा किया जाता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस बार एक वफाकी वज़ीर के, जो मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर हैं, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया इस पर पाबंदी आयद करने का। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंसानी हकूक़ की रहनुमा निगाह दाद साहिबा। निगाह साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी, वफाकी वजीर साहब ने जो नुकात उठाए हैं, जिस बुनियाद पे उन्होंने इस मार्च पे पाबंदी का मुतालबा किया है, क्या कहेंगी उस हवाले से? मैं तो जी वही कहूंगी जो ऑलरेडी हमारी पार्लियामेंटेरियंस ने इस पे बात की है कि ये एक मज़हब का खेज सी बात लगती है कि एक औरतों का आलमी दिन है जो हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और पाकिस्तान में भी ये हमेशा से मनाया जाता रहा है। अब गुज़श्ता 5 सालों से आपकी जो नौजवान नस्ल है वो सड़कों पे आके मार्च करते हैं और पुरअमन मार्च करते हैं, ना वो किसी का नुकसान करते हैं, वो वही बात करते हैं मुतालबात के हवाले से, अपनी पर्सनल फ्रीडम, अपनी जो स्टेट से उनको मुतालबात चाहिए, जो मुतालबात जो वो करते हैं अपने हकूक के हवाले से, अपने जो आईनी हकूक हैं, जो आपका आइन बात करता है, तो वो तो सारी वही बात करते हैं। तो आप एक आईनी हक जो है पुरअमन एहतजाज का या पुरअमन तरीके से इकट्ठे होने का,
उसको किस तरीके से आप बैन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपका आइन हक देता, तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात ये कि अगर लेकिन निगाहदार साहब, ये क्या वजह है कि हर साल जब भी ये मार्च के दिन आते हैं तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज और इस तरह की स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती है? क्या कहेंगी, क्या उस मार्च के अंदर कुछ प्ले कार्ड्स इसकी बुनियाद बनते हैं, या फिर एक खास माइंड सेट है कि जो खवातीन के खिलाफ है और इस तरह की कैंपेन शुरू कर दी जाती है? ये बिल्कुल एक खास माइंड सेट है और ये हमेशा से रहा है हमारे माशरे में। ये अलग बात है कि पिछले 5 सालों से आपको खवातीन की आवाजें बहुत ज्यादा तादाद में जो हैं वो सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं। पहले इतना ज्यादा सड़कों पे हमें नहीं नजर आती थी खवातीन, खासतौर पे इस एक दिन के मौके पे। तो मुझे लगता है कि एक खास तबका और मेजॉरिटी जो हमारी आबादी की है वो डर भी जाते हैं, और वो डर जाते हैं कि कहीं जो माशरे का स्टेटस को है वो कहीं बदलना शुरू हो जाए, कहीं यही मुतालबात जो वो रियासत या हुकूमत से मांग रहे हैं कहीं यही जो है हमारे घरों में ना मांगना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये वो डर है और ये वो खौफ है जिसकी वजह से इस तरह की हमें बैकलैश नजर आता है, इस तरह के हमें रिडिकुलस से खतूत नजर आते हैं, एहतजाज नजर आते हैं। और दूसरी बात ये कि ये तो दिन सबका है, सारी औरतों का। किसी ने हया डे मनाना है तो वो भी मना ले, किसी ने हिजाब डे मनाना है तो वो भी मना ले, और किसी ने औरत मार्च मनाना है तो वो भी मना ले। इस पे तो किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन निगाह साहबा, इनफैक्ट आपकी बार ये कोई खास एक ग्रुप नहीं है, कुछ अफराद नहीं है कुछ इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि वफाकी काबीना के एक अहम रुकन इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। अभी तक तो देखने में ये आया है कि हुकूमती हलकों की जानिब से कोई इसको डिसोन भी नहीं किया गया। तो आपके ख्याल में ये कितना अलार्मिंग है कि जब हुकूमत की मशीनरी में से कोई उठे और इस तरह का मुतालबा कर दे? ये जी शीरी मजारी साहिबा ने, जो इंसानी हकूक की वजीर है, उन्होंने ऑलरेडी इसकी मजम्मत की है और वो उस पे मीडिया में बात भी आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमती उसमें से किसी ने कोई इस पे मजम्मत नहीं की है, लेकिन हुकूमत में से किसी का बात करना जो है और वो भी इस ओहदे पे, वो एक अलार्मिंग बात है। और मेरा ये ख्याल है कि इस पे वजीर आजम साहब को नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह की जो हरकत हैं वो पाकिस्तान का इमेज खराब करती है, क्योंकि ये तो एक आईनी हक है। आप किस तरीके से इस तरह के खत लिख के, मतलब एक आम सी बात है, बड़ी बुनियादी सी बात है कि हमें कभी इस तरह के एक्शन नजर नहीं आते इस तरह के जो फिगर्स हैं उनकी तरफ से, कि जब औरतों का कत्ल होता है या रेप होता है या बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होती है या गैरत के नाम पे औरतें कत्ल होती हैं, तो उस पे भी तो खतूत लिखें, उस पे नहीं नजर आते। लेकिन एक खास महीने में इस तरह की जो हरकत नजर आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है इंटेंशन छुपी होती है। लेकिन निगाहदार साहब, वन शुड बी फेयर। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी कुछ इस तरह के स्लोगन, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे उनको ट्रेंड करना, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इस तरह के स्लोगन्स होते हैं या प्ले कार्ड्स होते हैं जिनको कहा जा सकता है कि काबिल एतराज हैं? क्या कहेंगी? जी, बड़ी डिसइंफॉर्मेशन चलाई गई थी, हर साल चलाई जाती है। आप इस दफा भी देखेंगे कि आपको फोटोशॉप जो हैं वो प्ले कार्ड्स नजर आएंगे, आपको फोटोशॉप वीडियोस नजर आएंगी, और ये पिछले चंद सालों से ये एक और ये सिर्फ एक मार्च की बात नहीं है, हमें ये डिसइंफॉर्मेशन बहुत जगह पे नजर आती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें उसको बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो फोटो शॉपिंग करते हैं वो खास एक माइंड सेट है जिनका मकसद ये है कि वो मार्चर्स को और मार्च को बदनाम करें, और इस तरह के दिन में जहां पे मतलब एक बुनियादी हकूक की और मुतालबात की बात कर रही हैं, और वो सारी पूरा साल ये बातें होती रहती हैं हमारी पार्लियामेंट में, वो वही बात कर रही हैं। तो आप किस तरीके से उसको इतने गलत जो है वो रंग दे दें और इवन उनकी जिंदगियां खतरे में डाल दें। तो ये जो देखने वाले और सुनने वाले हैं वो इस पे नजर रखें, और डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको खास तौर पे नजर रखें कि आपने किस तरह वेरीफाई करना है जब मार्चर्स के बारे में इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाए। यकीनी तौर पे जो अगर डिसइंफॉर्मेशन है और उसको डिसऑन किया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो ये भी हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सपोज भी करे, और उसके पीछे अगर हो गया तो उनको भी ज़रूर सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची के अंदर दिन दहाड़े एक सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया है, क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा हुआ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आखिर में जिक्र होगा कराची में कत्ल होने वाले सहाफ़ी अतर मतीन का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाज़रीन, अतर मतीन के जो समा टीवी से वाबस्ता थे बतौर सीनियर प्रोड्यूसर, सुबह कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से वो अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे कि इस दौरान मुसल्लह डकैती के दौरान उन्होंने एक शख्स को जब लूटा जा रहा था तो उन्होंने जो डाकू हैं उनकी मोटर बाइक को टक्कर मारी और इस दौरान एक डाकू गिरा और जब वो उठा है तो उसके बाद उसने अतर मतीन पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही जहाँ बाक हो गए। नाज़रीन, ये कराची में होने वाली वारदातें को नई नहीं हैं, कई सालों से सिलसिला चल रहा है, लेकिन देखा यह गया है कि इस हवाले से कभी तक मौसर इकदाम देखने को नहीं मिले। अगर इस मामले पर भी DIG वेस्ट की सरबराही में एक ज़रूर टीम तश्कील दे दी गई है जो ये जानने की कोशिश करेगी कि वाकई ये एक ऐसा कत्ल था जिसमें डकैती के दौरान उनकी जान ली गई या इसके पीछे कुछ और महरक़ात भी हैं। जानते हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अख्तर साहब। जी महराज, बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि अब तक की जो तफसीलात सामने आई वो क्या हैं और कोई CC फुटेज से भी कुछ मदद मिल पाई है मुल्ज़मान की शनाख्त के हवाले से? आज बिल्कुल देखिए, अफसोसनाक वाकया जो है आज 8:27 पर पेश आया था। नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, पोश इलाकों में इसका शुमार होता है और इसमें अतर मतीन साहब यहाँ ब्लॉक C के रिहायशी हैं। ये सुबह जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जो है गए थे और जब बच्चों को स्कूल छोड़कर ये वापस अपने घर की जानिब आ रहा है तो घर के करीब ही ये वाकया पेश आया और जो CCTV फुटेजेस सामने आई है उससे ये बात वाजे हुई और पुलिस के जो बयानात हैं उससे भी ये बात वाजे हुई कि वहां 2 मुसल्लह अफराद पहले से किसी शख्स से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश कर रहे थे तो उनको पहले एक गाड़ी ने हिट किया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, वो गिरने के बाद दोबारा उठ गए और इसी असना में जो है चंद सेकंड के फर्क से जो है अतर मतीन भी वहां से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी ने भी इनको हिट किया, लेकिन फिर भी उन दोनों डाकुओं का कुछ ना बिगड़ा और वो जो है जमीन पर गिरे। उसके बाद फौरन उठते ही उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोलियां उन्होंने चलाई जिनमें से एक गोली जो है वो अतर मतीन के सीने के मुकाम पर लगी, दिल के मुकाम पर, जिससे उनकी मौत वाकई हुई, वो शहीद हो गए। बहरहाल मुल्जिमान जो है उनके पास जो मोटरसाइकिल थी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उसको पैदल लेके भागते रहे। ये सब CCTV फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर आता रहा है और जब उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल की वजह से वो फंस जाएंगे तो उन्होंने एक और वहां से मोटरसाइकिल छीनी और उस पर बैठकर वहां से फरार हो गए। इस सारी सूरत हाल में जो है फौरी तौर पर उनको पहले एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया अतर मतीन को, वहाँ डॉक्टर ने उनकी मौत की तस्दीक की और उसके बाद उनकी बॉडी को अब्बासी हॉस्पिटल लाया गया जहाँ पे बाकायदा उनका पोस्टमार्टम किया गया और साथ में ये भी पता चला कि ये ब्लॉक C में ही रेंट पर रहते थे। सही। और लेकिन महराज, इनफैक्ट आप बता रहे हैं जैसे कि पोश इलाका है तो और कराची के अंदर इस तरह की वारदातें नहीं है और दिन दिहाड़े ये सब कुछ हुआ है, तो इस वक्त कोई पुलिस की गश्त, वहाँ पे पुलिस की नफी, कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था कि सारे मामले को देख रहा होता या वहाँ पे कोशिश की जाती उनको गिरफ्तार करने की मुल्ज़मान को? देखिए जी, ये सिर्फ नॉर्थ नाज़िमाबाद की सूरत हाल नहीं है और वो जो इलाका है पोश इलाका है तो वहाँ पर अक्सर जो है ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो भी कम ही रहती है, सन्नाटा ही रहता है। वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि रोजाना 3-4 डकैती की वारदातें सड़क पर आम है, जो कि वो रोजाना अपने घर की बालकनी से भी खड़े हुए देखते रहते हैं या गुजरते हुए भी देखते रहते हैं। तो पुलिस का किरदार हमें वहां पर कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब वाकया हो गया उसके बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंची, DIG साहब भी खुद आ गए, SSB भी वहां पर पहुंचे, उसके बाद बड़ी तफ्तीशें शुरू हुई, CTD के अफसरान भी वहां पर पहुंचे, AVLC के अफसरान भी पहुंचे, बहुत सारे अफसरान पहुंचे, लेकिन बाद में उससे पहले कोई ऐसा इंतजाम वहां पर हमें सिवाय CCTV कैमरे जो वहां पर लगे हुए वो भी वहां के इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हुए और एक कंट्रोल रूम भी कायम किया हुआ है कि ताकि उन कैमरों की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद पुलिस का गश्त वहां पर मामूल के मुताबिक नहीं था, जिसकी वजह से सारा वाकया पेश आया और उसमें कीमती जान जो है वो जाया हो गई। अगर पूरी कराची की बात की जाए तो इस वक्त कराची में वैसे 2013 के बाद से जो पहले हालात थे वो तो बहुत बेहतर है, दहशतगर्दी तो खत्म हो चुकी है, फिरका वाराना फसादात भी खत्म हो चुके हैं, टारगेट किलिंग जो है वो भी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है वो इन सब पर भारी नजर आ रही है क्योंकि शहर में रोजाना दर्जनों अफराद जो है वो लूट भी रहे हैं। महराज वजह क्या आपको लगता है कि उस हवाले से जो पुलिस की नफरी है वो कम है, शहर बहुत बड़ा है, या आपको लगता है कि कहीं विल का इशू भी है, गोया के पुलिस का इदारा हो या दीगर इदारे जो जिम्मेदार हैं उनके एंड पे इस मामले को संजीदगी से भी नहीं लिया जा रहा? देखिए, संजीदगी की अगर बात की जाए तो कि ये इशू 2-3 सालों से ज्यादा बड़ा है
और वारदातों में ज्यादा इजाफा हुआ है। पुलिस भी अपने तौर पर काम कर रही है इसमें, लेकिन वो रिजल्ट जो है पुलिस नहीं दे पा रही जो कि उसको देना चाहिए। अगर वारदातें जो है जिस हिसाब से बढ़ रही हैं उस हिसाब से मुल्जिमान की गिरफ्तारियां बहुत ही उनका कम रेशो है, और इस पर कई अफसरान से एडिशनल आईजी गुलाम नबी ने अभी चार्ज लिया है दोबारा। इससे पहले जो इमरान याकूब मिन्हाज साहब थे उस वक्त भी ये वारदातें बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन वो मीडिया के सामने आने से गुरेज करते थे, बात ही नहीं करते थे। उसके बाद अब हुकूमत सिंध ने जो है एडिशनल आईजी गुलाम नबी निमन को दोबारा से, ये पहले भी यहाँ पर एडिशनल आईजी थे, इनको दोबारा लगाया है ताकि इन वारदातों पर काबू पाया जा सके। अब इन्होंने अपनी कोई नई प्लानिंग बनाई है जिससे इनका ये दावा है कि ये स्ट्रीट क्राइम के जिन पर कुछ काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। महराज अख्तर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद इसी के साथ कि इस जराइम पे काबू पाया जाए। नाजरीन, आज के शो में यही कुछ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।